हेलो दोस्तों नमस्कार। मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आप लोगों को अपने YouTube चैनल पांचवें नक्शे सब सक्सेस पर स्वागत करते हुए जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और हम देखते हैं 12वीं क्लास के हिस्ट्री का जो चैप्टर पहला है उसके हम आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। कल मैं थोड़ा सा आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, कल हमने पढ़ा था निर्वाह के तरीके के बारे में। जो कल की जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था निर्वाह, ठीक है, निर्वाह के बारे में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपना निर्वाह कैसे करते थे, किस प्रकार से अपना जीवन चलाते थे, वो उसके बारे में कल की वीडियो जो हमने पिछली जो वीडियो डाली है उस वीडियो में पढ़ा था। अब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे और इसको आगे बढ़ाते हुए हम अब चलेंगे। देखिए उसमें हम अब हमें अगला जो टॉपिक हमारा है इसमें हम देखेंगे पूरा वस्तुओं की पहचान, ठीक है। जो पूरा वस्तुओं की पहचान, ठीक है, ये टॉपिक है। इसके बारे में हम बात करेंगे पूरा वस्तुओं की पहचान के बारे में, ठीक है। मतलब कि पूरा वस्तुओं की जो मतलब पुरानी जो वस्तुएं हैं उसकी पहचान जो पुरातत्वविद है वो कैसे करते हैं, ठीक है। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे, ठीक है, ठीक, इसके बारे में हम बात करेंगे पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो भी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मान लीजिए वहां पर अगर मान लीजिए कि एक मटका मिला, वहां पर एक ये मान लीजिए ये मटका मिला वहां पर, या फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार की औतल चक्कियां मिली हैं जिस पर कि ये सिलबट्टे आकार की कुछ चक्कियां मिली हैं। जो भी वस्तुएं वहां पर मिली, इन वस्तुओं की पहचान पुरातत्वविद कैसे करते हैं हम इसकी बात करेंगे। अब कुछ इस आकार के मटके मिले, फिर कुछ औतल चक्कियां मिली जिस पर कि सिलबट्टे के आकार की जो मिली हैं, पत्थर की बनी हुई, ठीक है। तो इनकी पहचान कैसे करते हैं और कैसे बताते हैं कि किस काम में प्रयोग होती रही होंगे उस समय, ठीक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, ठीक है। मोहनजोदड़ो, आप सभी लोगों को ये बात मालूम है कि मोहनजोदड़ो दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से एक था उस समय, ठीक। तो इससे पहले कि पूरा वस्तुओं की पहचान करें, कुछ जो फैक्ट हैं छोटे मोटे वो मैं बता दूं पहले। देखिए सबसे पहले हड़प्पा जो था, हड़प्पा का जो क्षेत्रफल था उसके बारे में बात करूं, फिर आगे हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हड़प्पा का क्षेत्रफल, हड़प्पा का क्षेत्रफल, ठीक, हड़प्पा के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, इसके आकार कैसा था, ट्रेंगुलर था, वो हमने बात कर लेते थे। इसका नॉर्थ साउथ ईस्ट जो एरिया था सबसे लास्ट, उसके हमने पहले वीडियो में बात कर ली थी। अब हम हड़प्पा के क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं कि हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना था। देखिए हड़प्पा का जो कुल क्षेत्रफल था ये था 12,99,600, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। जो कुल क्षेत्रफल था इसका हड़प्पा सभ्यता का ये था इतना, ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। मीन्स कहने का कि जो फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता पूरा, जो कि हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता कुछ आकार इस ट्रेंगुलर आकार का था। ये पूरा जो एरिया अगर हम काउंट करते हैं तो ये 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बैठता है पूरा पूरा हड़प्पा सभ्यता। जैसे कि हमने बात की था जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे नर्मदा नदी तक और इधर सुरगोंडका से लेकर के इधर आलमगीर तक, ठीक है, आलमगीरपुर तक, जिसको कि मेरठ जिले में है अभी ये। तो ये पूरा इसका जो क्षेत्रफल था वो इतना था, ठीक, हड़प्पा सभ्यता का। आगे हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के साथ में क्या दुनिया में कोई और भी सभ्यताएं डेवलप हो रही थी क्या, या थी। देखिए हड़प्पा सभ्यता का अगर हम समकालीन सभ्यताओं की बात करते हैं, हड़प्पा के समकालीन, ठीक है, अगर हम समकालीन सभ्यताओं की बात करें, हड़प्पा के समकालीन जो सभ्यताएं थी उस समय हड़प्पा के साथ में दो सभ्यताएं और दुनिया में डेवलप हो रही थी और विकसित हो रही थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ा था कि इस हड़प्पा सभ्यता को डेवलप होने में दो नदियों ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, रावी और सिंधु नदी ने। इसी प्रकार से दुनिया में जो और सभ्यताएं डेवलप हो रही थी वो किन नदियों की विकसित हो रही थी पास में, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए एक सभ्यता दुनिया की थी जिसको हम बोलते हैं मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ये जो मिस्र की सभ्यता थी ये शायद आप लोगों ने पहले सुना, कहीं पढ़ा होगा, 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बुकों में भी कहीं ना कहीं जिक्र इसका है। मिस्र की जो सभ्यता थी वो शायद आप लोगों को याद होगा, एक नदी है जिसको हम बोलते हैं नील, ठीक है, नील।
ये नील नदी के किनारे ये मिस्र की सभ्यता डेवलप हो रही थी। और नील नदी भी आप लोगों को पता हो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है, तकरीबन 6 देशों से ये गुजरती है, बहती हुई। ठीक है, तो इस नदी के किनारे उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका का जो पूरा अगर हम देखें मैप, तो उसमें उत्तरी अफ्रीका में ये नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता डेवलप हो रही थी, जो कि हड़प्पा के समकालीन थी। एक सभ्यता और उस समय डेवलप हो रहा था, वो सभ्यता थी जिसका नाम था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया की भी सभ्यता उस समय डेवलप हो रही थी दुनिया में। ये अफ्रीका में, जैसे मैंने बताया, अफ्रीका में, उत्तरी अफ्रीका में, ये तो हम लोग पता ही है, भारत में था तो एशिया में होगा, और ये भी मध्य एशिया में था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये 2 नदियों के बीच में डेवलप हो रही थी। वो नदियां थी दजला और फरात। दजला और फरात, ये 2 नदियां थी। इन नदियों के आसपास में ये मेसोपोटामिया का सभ्यता डेवलप हो रहा था। तो हमने अभी देखा हड़प्पा सभ्यता का पूरा भू क्षेत्र कितना था। हड़प्पा के समकालीन क्या कोई सभ्यताएं थी, तो ये 2 सभ्यताएं हड़प्पा के समकालीन थी। ठीक है, तो ये इसके बारे में आप लोगों को पता चला कि ये 3 सभ्यताएं, अगर हम कहें कि सबसे दुनिया की पुरानी सभ्यताओं में से हैं, तो यहाँ से इंसानों ने सभ्य होना शुरू किया, मतलब कि सिविलाइज्ड होना यहाँ से इंसानों ने शुरू किया था। ठीक, अब हम बात करते हैं कि पुरातत्वविद जो है इन सभ्यताओं में जो वस्तुएं मिली है उसकी पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए इनकी पहचान के बारे में बात करते हैं। पूरा वस्तुओं की पहचान, पूरा वस्तुओं की पहचान। ठीक है, ये पूरा वस्तुओं की पहचान जो है ये पुरातत्वविद जो होते हैं कैसे करते हैं। पुरातत्वविद के बारे में आप लोगों को पता होगा, पुरातत्वविदों को हम इंग्लिश में आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट। तो ये पुरातत्वविद जो होते हैं वो पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे करते हैं। पूरा वस्तु मतलब जो पुरानी वस्तु है उसकी पहचान कैसे करते हैं। देखिए, पुरानी वस्तुओं की पहचान करने का एक आसान सा तरीका पुरातत्वविद अपनाते हैं। वो क्या है कि आज जो वस्तुएं हमारे पास में अवेलेबल, जिसका हम प्रयोग करते हैं, क्या उनसे मिलती जुलती पहले की वस्तुएं हैं। अगर उनको कोई घड़े का आकार की वस्तु मिल गई, मान लीजिए इस आकार की कोई वस्तु मिल गई, घड़े की आकार की, ठीक, इस प्रकार की कोई वस्तु मिल गई, तो आज हम घड़े का प्रयोग किस काम में करते हैं। जिस काम में हम आज घड़े का प्रयोग करते हैं, उस समय भी अंदाजा लगाते हैं कि उसी काम में लोग घड़े का प्रयोग करते रहे होंगे, हड़प्पा वाले भी। ठीक, कोई लिक्विड टाइप के सामान धोने के लिए या फिर कोई और भी वस्तु रखने के लिए इसका प्रयोग करते थे। इसी प्रकार से कुछ इस आकार के, कुछ इस आकार के, कुछ वहां पर पत्थर के चकियां मिली हुई है। देखा होगा हम लोगों ने कि अपने घरों में इस आकार के कुछ, जो हमारे पास में अभी भी होता है, गांव ग्रामीण एरिया में देखा होगा आप लोगों ने, एक बड़ा सा पत्थर होता है जिसको हम मिट्टी में एक जगह स्टेबल कर देते, रख देते हैं, ऊपर से एक बट्टे टाइप का होता है, और इसका हम प्रयोग किस काम में करते हैं, सिलबट्टे के रूप में करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी वस्तुएं मिली, तो उनको पहले पुरातत्वविदों ने आज की वस्तुओं से तुलना किया, और तुलना करने के बाद ये बताने की कोशिश किया कि ये वस्तु इस काम में लाई जाती रही होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम देखें मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं, देखिए मोहनजोदड़ो, जो कि मैंने पहले ही बताया है, ये मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो दुनिया के सबसे विकसित शहरों में से पहला, आरंभिक शहरों में से एक है। तो मोहनजोदड़ो से, इस मोहनजोदड़ो से बहुत सारे अवतल चक्कियां मिली है। किस आकार की मिली है, अवतल। ठीक है, अवतल चक्कियां। ठीक, अवतल चक्कियां यहां से बहुत सारी प्राप्त हुई है। अवतल चक्कियां, अवतल चक्कियां का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे अवतल आकार की, सिलबट्टे आकार की बहुत सारी चक्कियां मिली है, जिससे कि पुरातत्वविद जो है वो बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर सामानों को पीसने के लिए, जो खाने की जो वस्तुएं थी, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, इनको पीसने के लिए केवल हड़प्पावासी अवतल चक्कियों का ही प्रयोग करते रहे होंगे। ऐसा पुरातत्वविदों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अवतल चक्कियों का ही प्रयोग करते रहे, इसके अलावा कोई ऑप्शन उनके पास में नहीं था। तो अवतल चक्कियों से ये लोग सामानों को पीसते थे, ग्राइंड करते थे बनाने के लिए। ठीक है, और ये अवतल चक्कियां कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से, मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में अवतल चक्कियां मिली हैं, जो अनाज पीसने का केवल एक जरिया थी। अनाज पीसने केवल एक ही जरिया थी, अवतल चक्कियां। देखिए ये चक्कियां जो थी वो कैसे बनी थी। अवतल चक्कियां जो है
ये बनी, ये कैसी थी, ये कठोर थी, कठोर, ठीक है, कंकरीली थी ये, कठोर के अलावा कंकरीली, ठीक, ये कंकरीली थी, कंकरीली थी, अवतल चक्कियां कठोर कंकरीली थी, ठीक है। ये और ये जो बनी हुई थी वो किससे बनी हुई थी, अवतल चक्कियां जो थी कंकरीली थी, ठीक है, और कठोर थी, और बनी किससे थी, ये बलुआ पत्थर थे, किससे, बलुआ पत्थर से बनी हुई थी ये, बलुआ पत्थर, ठीक है, ये बलुआ पत्थर से बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में जो भी चक्कियां मिली हैं ये बलुआ पत्थर से बनी हुई चक्कियां मिली है वहां से, ठीक है। तो ये वस्तुओं की पहचान कैसे करते हैं ये हड़प्पा सभ्यता के लोग, इसके बारे में आपको पता चला। हड़प्पा सभ्यता में जो वस्तुएं मिली उसका पुरातत्वविद किस प्रकार से पहचान करके हमें बताते हैं, ठीक, इसके बारे में पता चला। अगला टॉपिक हम लेते हैं, अगला टॉपिक जो है वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहरी केंद्र, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, नियोजित शहरी केंद्र, शहरी केंद्र, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। अगर इनके बारे में हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे अनूठी चीज क्या थी, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी जो चीज थी वो थी नियोजित शहरी केंद्र का होना। यहाँ पर जो शहर बसाए गए थे ये बड़े ही नियोजित तरीके से, सुनियोजित तरीके से बसाए गए थे। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे नियोजित, सबसे जो अनूठी पहलू है वो है नियोजित शहरों का होना, नियोजित शहरों का होना, ठीक है, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो जो है वहां पर सुनियोजित शहरी केंद्र था, और इसका एक सबसे अनूठा पहलू था मोहनजोदड़ो का सुनियोजित शहरों का होना, ठीक है। देखिए अब इसके बात करें हम कि ये खोजा गया था, पहला शहर था, अब हड़प्पा सभ्यता में जो खोजा गया पहला शहर था वो पहले बताया था मैंने, वो था हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो था ये पहला खोजा गया शहर था, पहला खोजा गया शहर। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था, तो ये हड़प्पा था। ये 1921 में इसकी खोज की गई थी, दयाराम साहनी नामक पुरातत्वविद ने इसकी खोज किया था। तो खोजा गया पहला शहर हड़प्पा था, ठीक है। अब हमने देखा कि मोहनजोदड़ो एक सुनियोजित शहरी केंद्र था, तो मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा हम गहराई से देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में और क्या क्या चीजें थी, ठीक है। देखिए मोहनजोदड़ो की जो बस्तियां हैं वो दो भागों में थी, मोहनजोदड़ो की जो बस्तियां हैं वो दो भागों में थी। देखिए जो बस्ती थी दो भागों में, ठीक है। मोहनजोदड़ो में जो बस्तियां थी वे दो भागों में थी, मोहनजोदड़ो में बसाई गई जो बस्तियां थी वो दो भागों में थी। और ये दो भाग कौन कौन से थे, मोहनजोदड़ो की जो बस्तियां थी वो दो भागों में थी, और दो भाग कौन कौन से थे मोहनजोदड़ो के, देखिए मोहनजोदड़ो की बस्तियां जो थी वो दो भाग में, और दो भाग कौन कौन से थे, बस्ती के दो भाग। देखिए बस्ती दो भाग, ठीक है। बस्ती के जो दो भाग थे मोहनजोदड़ो के अंदर, देखिए इसमें दो भाग बनाए गए थे बस्तियों की। पहली जो थी वो थी, उसको बोलते थे दुर्ग, पहला था दुर्ग, सिटेडल, दुर्ग था, और दूसरा था निचला शहर, निचला शहर, ठीक। तो हड़प्पा में जो बस्तियां थी वो दो भागों में विभाजित थी, दुर्ग के रूप में और निचला शहर के रूप में। तो ये दो बस्तियां थी, निचला शहर और दुर्ग, हड़प्पा के अंदर, ठीक है। इसको हम बारी बारी से देखते हैं कि दुर्ग और निचला शहर में क्या अंतर था, दुर्ग और निचला शहर में क्या अंतर था। देखिए इन दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट था, बसाने में इनके जो बनाया गया था, इनको जो प्रक्रिया थी इनके बनाने की उसमें भी कुछ ना कुछ डिफरेंट था, कुछ ना कुछ अंतर था। देखिए पहले हम दुर्ग की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम निचला शहर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। दुर्ग में हम देखते हैं पहला, देखिए दुर्ग जो था ये ऊंचाई पर बसा हुआ था, पहला था, ठीक है, ऊंचाई पर
पहला इसकी विशेषता क्या थी कि ये ऊंचाई पर बसा हुआ था, ठीक है, दुर्ग। दूसरी इसकी विशेषता, इसके दुर्ग के भवनों को बनाने में कच्चे ईंटों का प्रयोग किया गया था। कच्ची ईंटों का प्रयोग, कच्ची ईंटों का प्रयोग, क्योंकि ये दुर्ग ऊंचाई पर बसा हुआ था, यहाँ पर बाढ़ के पानी वगैरह नहीं आता था नदियों का, तो इसलिए यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था दुर्ग के अंदर इसको बनाने में। जो इसकी तीसरी विशेषता देखते हैं, ये छोटा था, छोटी संरचना। छोटी संरचना अगर हम तुलना करें इस निचले शहर से, तो ये छोटी संरचना थी इसकी, ठीक है। और चौथी इसकी विशेषता थी कि दीवारों से इसे घेरा गया था, दीवारों से घेरा गया था, ठीक है। ये इसकी विशेषता थी। दीवारों से क्यों घेरा गया था? दीवारों से घेरने से जैसे ही बात आती है, तो दीवारों के घेरने की बात आते ही आपके दिमाग में ये बात याद आ जाएगी कि इसको इस शहर से अलग रखने के लिए इसे दीवारों से घेरा गया था, कि ताकि निचली बस्ती से ये बिल्कुल अलग रहे। एनसीईआरटी अगर हम बुक में देखें तो कुछ बातें ऐसी आती हैं कि ये दुर्ग जो था वो पुरोहितों के लिए था। किसके लिए था? पुरोहितों के लिए। यहां पुरोहितों से मतलब यह है कि ऐसे लोग जो कि पूजा पाठ वगैरह करवाने वाले जो लोग थे, वो लोग दुर्ग में रहा करते थे। दुर्ग में जाने के लिए सबको इजाजत नहीं थी, ये अनुष्ठानिक एरिया था, यहाँ पर अनुष्ठान के लिए इसका ज्यादा प्रयोग होता था। तो अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो दुर्ग की विशेषता ये थी। अब निचला शहर देखते हैं। देखिए निचला शहर की अगर हम पहली विशेषता देखें तो ये नीचे था, नीचे बसा था, ठीक। अगर हम तुलना करें इससे तो ये नीचे बसा हुआ शहर था, ठीक। दूसरा इसका क्या था? इसमें आम लोग रहते थे, आम लोगों का निवास, ठीक, आम लोगों का निवास था ये, ठीक। तीसरी विशेषता अगर हम देखें इसका निचले शहर का, तो इसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, पक्के ईंटों का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ की पानी आती होगी, नीचे बसा हुआ था ये, इसलिए यहाँ पर पक्के ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये ईंट धूप में सुखा दिए जाते थे बना करके, या फिर आग में पकाए गए ईंट होते थे, तो यहाँ पर पक्के ईंटों का प्रयोग होता था। संरचना काफी बड़ी थी ये, अगर हम तुलना करें इससे दुर्ग से, तो संरचना बड़ी थी। इसके तुलना में देखें तो काफी संरचना बड़ी थी इसकी, ठीक है। दीवारों से इसको भी घेरा गया था, दीवारों से इसे भी घेरा गया था, ठीक। दीवारों से इसे भी घेरा गया था, निचले शहर को भी, ठीक है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं थी। दोनों में अगर हम अंतर देखें तो बस्ती में, दुर्ग में और निचले शहर में ये विशेषताएं थी इनकी, ठीक है। इनको बसाया गया था चबूतरे पर, मिट्टी के भराव करके फिर इसके चबूतरों पर बसाया गया था, ठीक है। तो ये बस्ती दो भागों में जो थी हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां, ठीक है, मोहनजोदड़ो में खासतौर से उनकी विशेषताएं कुछ हमने देखी कि इनकी विशेषताएं क्या रही थी, ठीक है। तो ये हो गई बस्तियों के बारे में हड़प्पा सभ्यता के। अब अगला इसका टॉपिक, अगला टॉपिक हम इसके देखते हैं, नालों का निर्माण के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? नालों के निर्माण के बारे में। देखिए इसके नालों के निर्माण के बारे में देखें थोड़ा। नालों का निर्माण, ठीक है, नालों का निर्माण, ठीक है। मतलब कहने का कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने अपने यहाँ पानी की निकासी के लिए, जो उनके घरों से पानी निकलेगा, उसके नालों का निर्माण किया था। और नालों के निर्माण में किस पद्धति का इस्तेमाल प्रयोग किया था इन्होंने, इस पद्धतियों के बारे में हमें जानना है, ठीक है। देखिए इसकी एक अनूठी विशेषता अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता की, तो इन्होंने क्या किया था कि शहरों की सबसे अनूठी, यहां हड़प्पा सभ्यता में शहरों की जो सबसे अनूठी विशेषता थी, अनूठी विशेषताओं की बात करते हैं अगर हम, विशेषताओं में एक
थी। शहरों की अगर हम देखें तो सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक थी सुनियोजित तरीके से, एक विशेषता थी इसकी नियोजित जल निकास प्रणाली। नियोजित जल निकास प्रणाली। ठीक, अगर हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में देखें तो जैसे हम नालों के निर्माण के बारे में बात करते हैं तो इन लोगों ने क्या किया था, एक सुनियोजित तरीके से इन्होंने नालों का निर्माण किया था, जिससे कि इनके यहाँ के गंदा पानी जो हो घरों के वो आराम से निकल करके बाहर जा सके। ठीक है, देखिए इसके आगे इन्होंने क्या किया, शहरों को देखने से ऐसा लगता है, जब अगर हम शहर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के तो शहरों को देखने से ऐसा लगता है, देखिए शहरों को देखने से ऐसा लगता है कि शहरों को देखने से ऐसा लगता है कि पहले 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 इन्होंने नालियों और गलियों का निर्माण ठीक, देखिए शहरों को अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो में जो शहरें हैं, शहरों को देखने से ऐसा लगता है कि पहले हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे इन्होंने नालियों और गलियों का निर्माण करवाया, और फिर इसके नालियों और गलियों के निर्माण कराने के बाद में इसके आसपास में इन्होंने भवनों का निर्माण करवाया। नालियों और गलियों का निर्माण करवाने के बाद में इसके आसपास में भवनों का निर्माण करवाया। ये एक अनूठी प्रणाली थी इनकी और हड़प्पा सभ्यता वालों की। ठीक है, और जो इनकी सड़कें और गलियां जो बनी थी और नालियां, देखिए सड़कें और नालियां जो बनी थी उसमें एक पद्धति का प्रयोग किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने नालियों और गलियों को बनाने के लिए हड़प्पा के लोग अपनी नालियों और गलियों को बनाने के लिए एक पद्धति अपनाई थी जिसे ग्रिड पद्धति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड पद्धति का इन्होंने प्रयोग किया था। नालियों और गलियों को बनाने के लिए इन्होंने कौन सा पद्धति अपनाई, उसको बोलते हैं लोग ग्रिड पद्धति। क्या? ग्रिड। ठीक है, ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया था इन्होंने अपने नालियों और गलियों को बनाने के लिए। ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया था। इनकी नालियां और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। कैसे? एक दूसरे को समकोण पर ये काटती हुई गुजरती थी। जैसे पहले एक नाली घर के एक कमरे के दीवार से लगती हुई बाहर की तरफ गई, फिर वो नाली जाकर के बड़े नाले में मिल जाती थी। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने नालियों और गलियों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में से एक ये है। ठीक है, एक दूसरे को संपूर्ण पर काटना, ग्रिड पद्धति का प्रयोग करना, घरों को बनाने से पहले नालियों और गलियों का निर्माण करवाना। इनकी नालियां और गलियां चौड़ी चौड़ी थी। इनके नालियों को ढका गया था ताकि उसमें मिट्टी वगैरह ना नालियों में भर जाए। ठीक है, तो इस तरह से इनकी नालियां और गलियां थी। पूर्व से पश्चिम की दिशा में इनकी बनाई जाती थी नालियां और गलियां। ठीक है, तो इस तरह से नालों का निर्माण इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने किया था। ठीक है, तो नालियों और गलियों के बारे में पता चला आप लोगों को, और इनके घरों के बारे में कैसे इन्होंने पहले बसाया होगा। नालियों और गलियों के विशेषताएं पता चला आप लोगों को। नालियों और गलियों को बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि नालों का निर्माण किया इन्होंने और गलियों का निर्माण किया, तो पहले इन्होंने गलियों और नालियों का निर्माण किया, एक ग्रिड पद्धति का प्रयोग किया इन्होंने एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए, और इसके बाद में उन नालियों और गलियों के किनारे किनारे फिर उन्होंने भवनों का निर्माण कराया। जैसे सपोज करते हैं कि इस तरह से मान लीजिए कि ये इनके गलियां या रोड रही होंगी। ठीक, इसी के किनारे किनारे इन्होंने भवन बनवा लिए।
भवनों का निर्माण करवाया इस तरह से। और इनकी कोशिश होती थी कि कम से कम एक कमरा जो है ये बाहर वाली नाली से जुड़ करके रहे, ताकि पूरे घर के पानी जो है वो नाली से होते हुए बाहर तरफ निकल जाए। ठीक है, अब इनके हम देखते हैं जो अगला टॉपिक है उसके बारे में, गृह स्थापत्य कला देखते हैं। गृह स्थापत्य, ठीक है, गृह स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। ठीक है, गृह स्थापत्य कला के बारे में देखते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोग अपने गृह स्थापत्य कला किस तरह से बना, मतलब इसके कहने का कि भवन निर्माण कला किस तरह से इनका था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने भवनों का निर्माण किस प्रकार से करवाया था। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो में 700 कुएं मिले हैं। कितने? 700 कुएं। ठीक, मोहनजोदड़ो के अंदर 700 कुएं मिले हैं, जो बताता है कि कहीं ना कहीं हर एक घर के अंदर एक कुआं जरूर बना रहा होगा। तो अब अगर हम गृह स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ के जो लोग थे घर किस प्रकार से बनाते थे। पहले इन्होंने एक कमरा ये बनाया, ठीक, फिर इस तरह से एक कमरा, फिर इधर से एक कमरा, फिर इधर से एक कमरा बनाया इन्होंने, फिर यहाँ से एक कमरा बनाया इस तरह से, फिर इन्होंने इस तरह से एक कमरा बनाया, और फिर यहाँ से एक कमरा ऐसे, और फिर इस कमरे को ऐसे इनका कमरा जुड़ा होता था। बीच में, मतलब कहने का मतलब ये था कि इनके बीच में जो ये वाला हिस्सा होता था, ये वाला हिस्सा, इसको आंगन कहते थे लोग। क्या था ये? आंगन था ये। ठीक, और इनके जो कमरे में प्रवेश द्वार जो होती थी, प्रवेश, मान लीजिए कि यहाँ से ये प्रवेश द्वार हो गया, तो प्रवेश द्वार इनकी जिगजैग होती थी, ये सीधी सीधी एक दूसरे को के सामने सामने नहीं होती थी। यहाँ से ये लोग इस तरह से एक दरवाजा बनाया, फिर इससे आंगन में जाने के लिए इस तरह से होता था। मतलब कहने का कोई अगर घुसेगा ऐसा, तो ये कैसे घुसेगा, पहले यहाँ, फिर इसके बाद में यहाँ, और फिर इसके बाद में यहाँ, तो इस तरह से इसको ऐसे आकर के ऐसे आंगन में जाना पड़ता था। इससे ये होता था कि इनकी प्राइवेसी बनी रहती थी, अंदर क्या घर में काम हो रहा ये किसी को पता नहीं चल पाता था। इनके घर जो बने होते थे वर्गाकार के बने होते थे। ठीक है, घर में कई सारे कमरे होते थे, सारे कमरे के जो दरवाजे होते थे वो खुलते थे आंगन की तरफ हो करके, इस तरह से आंगन में खुलते थे। ठीक है, इनके जितने भी कमरे होते थे, सभी कमरों के दरवाजे जो होते थे वो आंगन की तरफ खुलते थे हड़प्पा वालों के। ठीक है, ये याद रखना है। ये आंगन वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ऐसा प्रत्यात्वविद बताते हैं कि उस समय कोई पंखे वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो इसलिए इन्होंने क्या कहते हैं, एक बड़ा सा आंगन बना देते ताकि हवाएं अगर चले तो आंगन के थ्रू सारे कमरों को ठंडा रख सके। और आंगन का प्रयोग ये लोग सूत काटने के लिए या फिर खाना वगैरह बनाने के लिए गर्मी में प्रयोग करते थे। ये भी हमें ध्यान रखना है कि बाहर का जो यहाँ कमरा होता था एक, इसमें कुआं होता था। ठीक है, इसमें कुआं बनाते थे ताकि कोई राहगीर अगर रोड पकड़ के ऐसे जा रहा हो तो ये आराम से यहाँ आकर के पानी पी सके और बाहर से बाहर जा सके, इसे अंदर के कमरों से कोई मतलब नहीं होगा। तो इस तरह से इन्होंने चौकोर अपने वर्गाकार घर बनाए थे। चारों तरफ से कमरे जो होते थे वो आंगन के ऊपर केंद्रित रहते थे। ठीक है, और बाहर इनके जो गेट होते थे अंदर जाने के लिए वो जिगजैग होते थे, और एक कमरे में ये लोग कम से कम कुएं बनाते थे। तो ये गृह स्थापत्य कला में इस तरह से इन्होंने निर्माण करवाया था। बाद में खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये एक मंजिले बल्कि दो दो मंजिल भी घर बनाते थे, क्योंकि कहीं कहीं पर सीढ़ियों, मतलब कि जो जीना है, सीढ़ी जो है ऊपर चढ़ने वाला, उस सीढ़ियों के भी सबूत मिले हैं। एक चीज और कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे अपने घरों में जो ग्राउंड फ्लोर होता था, ग्राउंड फ्लोर पे ये लोग कभी भी घरों में खिड़की वगैरह नहीं बनाते थे। खिड़की इनकी नहीं होती थी, खिड़कियां ये नहीं बनाते थे ये लोग। इनका ऐसा प्रत्यात्वविद बताते हैं कि खिड़की ना बनाने के पीछे इनका एक लॉजिक ये था या तर्क ये था कि प्राइवेसी बनी रहे। ठीक है, एक ये भी रीजन होगा, और दूसरा रीजन ये भी होगा कि उस समय जितने भी जीव जंतु थे वो घर में प्रवेश न कर जाए खिड़कियों के थ्रू, क्योंकि उस समय इतना डेवलप तो थे नहीं कि जितना मेडिसिन तो इतना डेवलप नहीं था, तो इसलिए लोग खिड़की वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे। हाँ, दूसरे मंजिल पर अगर हम देखें तो दूसरी मंजिल पर इनकी खिड़कियां मिलती हैं, दूसरी मंजिल के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम देखें गृह स्थापत्य कला के बारे में, तो इस प्रकार से लोग भवन निर्माण अपना किया करते थे हड़प्पा के सभ्यता के लोग। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा कि वस्तुओं की पहचान कैसे करते थे,
जो मोहनजोदड़ो में दो प्रकार की बस्तियां मिली है, निचला शहर और ऊपरी शहर, उसके बारे में हमने समझ लिया, उनकी विशेषताएं क्या थी ये हमने समझ लिया। इसके बारे में इनके भवन निर्माण कला कैसा था, गृह स्थापत्य कला कैसा था हड़प्पा सभ्यता के लोगों के, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। हड़प्पा सभ्यता में कितने कुएं मिले हैं, भवन बनाने के इनके तरीके कैसे थे, मोहनजोदड़ो में कितने कुएं प्राप्त हुए हैं, इनकी गलियां और नालियों को किस ग्रिड पत्ती पर बनाया गया था, कैसे बनाया गया था, ये सारी चीजें आज हमने समझ लिया। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे समाधानों के बारे में, ठीक है, सामाजिक विशेषताओं के बारे में, हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या विशेषताएं थी, मनके बनाने कैसे जाते थे, मनके बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ कहां कहां से लाए जाते थे, आगे की वीडियो में हम उसको समझेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे की चीजें लेकर के आएंगे जो मैंने बताया आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, ताकि आगे की वीडियो हमें प्रोत्साहन मिले कि हम बना सकें। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।